हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी शिक्षा क्लासेस। आज हम लाए हैं क्लास 11th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक वीडियोस, जिसमें हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो है सेट का कॉन्सेप्ट, कि सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं। बेसिकली सेट ए अगर हम लिख रहे हैं तो हमने मान लिया 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 क्या है, इनका एलिमेंट्स है। अगर हमें इतना पता है तो हम रिलेशन पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब ये ए हमारे पास है, तो इसकी जो 1 2 3 4 ये टोटल कितने हैं हमारे पास, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम टोटल एलिमेंट्स काउंट करें तो ये मेरे पास कितने आ गए, 4 आ गए। इसी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एन ए के फॉर्म में लिखते हैं, और ये कितना आ गया 4। यहाँ पे एन ए का मतलब क्या होता है, कार्डिनैलिटी होता है, कि इस सेट की कार्डिनैलिटी कितनी गिवन है हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने कोई सेट लिया बी और इसमें मेरे पास लिखा हुआ है ए बी सी, तो अगर मैं पूछूं कि एन बी की वैल्यू कितनी है, इस मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, मेरा 3 आएगा। अगर आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके कवर्ड होंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई सेट ए गिवन है, अगर ए बी, और कोई सेट बी गिवन है हमारे पास सी डी, तो ये क्या बोल रहा है कि हम ऑर्डर्ड पेयर पिक करने वाले हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक तरफ लिया ए बी और हमने एक तरफ लिया बी ए, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ए का पोजीशन फिक्स है, बी का पोजीशन फिक्स है। यानी कि ए यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बी क्या कहलाएगा, हमारा सेकंड कंपोनेंट कहलाएगा। और ये चीज़ हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं या 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हमारे पास कोई एक कार्टेशियन प्लेन होता था, यहाँ पे कोई पॉइंट ए होता था, तो इसके फर्स्ट वाले को हम लोग एक्स बोलते थे, दूसरे वाले को क्या बोलते थे, वाई। इसका मतलब एक्स मेरा एब्सीसा था, वाई मेरा क्या था, ऑर्डिनेट था। सिमिलरली हम इसको हम ये नहीं लिख पाते थे वाई एक्स, यानी कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो था मेरा वाई है, सेकेंड वाला मेरा एक्स एक्सिस का वैल्यू है। नहीं, वाई हमारा एब्सीसा नहीं हो सकता था और एक्स हमारा ऑर्डिनेट नहीं हो सकता था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो सेट में हम डिफाइन ऐसे याद रखेंगे ऑर्डर पेयर का, कि अगर ए बी है तो दिस विल नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, कि ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम डिनोट कर सकते हैं ए क्रॉस बी से, या फिर बी क्रॉस ए से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सारे पेयर्स ए बी के आएंगे, जहाँ पर ए जो होगा एलिमेंट होगा सेट ए का, और बी जो होगा वो एलिमेंट किसका होगा, मेरा सेट बी का। यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट जो होने वाला है वो मेरा किसका होगा, पहले वाले सेट का, और सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो किसका होगा, हमारा दूसरे वाले सेट का। इसका मतलब जब हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट का जो होगा वो मेरा सेट ए से होगा, सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो मेरा किससे होगा, सेट बी से होगा। बट वहीं पे हम जब बात करते हैं कि बी क्रॉस ए का, तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो किससे होगा, बी से होगा, और सेकंड कंपोनेंट किससे आएगा, मेरा ए से आएगा, ठीक है। आई होप इतने कॉन्सेप्ट्स आपके कवर्ड हो गए होंगे। तो अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटर। हमने माना a इक्वल टू ए बी एंड b इक्वल टू 1 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्डिनैलिटी ऑफ a कितना गिवन है हमारे पास, 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्डिनैलिटी ऑफ b कितना है हमारे पास, 2, ठीक है। तो यहाँ से हम जब a क्रॉस b निकालेंगे, तो a क्रॉस b में क्या बोला था कि पहला जो कंपोनेंट आना चाहिए वो किससे आना चाहिए, मेरा a से आना चाहिए। तो हमने पिक किया a, तो दूसरा कौन सा आएगा, मेरा 1 आएगा। सिमिलरली a के लिए और कौन आ सकता है, हमारा 2 आ सकता, ठीक है। फिर a हमारा कवर्ड हो गया, तो अब आएगा b वाला पार्ट। b किससे पेयर फॉर्म कर सकता है, 1 से। b किससे पेयर फॉर्म कर सकता है, 2 से। तो हमने जो ये पूरा पार्ट लिखा, यानी कि कितने एलिमेंट्स लिखे हमने, 1 2 3 4। तो ये जो 4 एलिमेंट हमने लिखा है, ये चारों एलिमेंट क्या कहलाएंगे, इसके टोटल एलिमेंट्स में काउंट होंगे ये, ठीक है। और अगर ये टोटल एलिमेंट्स में काउंट हो रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी। तो इस केस में कार्डिनैलिटी ऑफ अगर हम बात करें ए क्रॉस बी कितना आ रहा है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा हमारा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4। और इसी को अगर हम थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एन ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 4 आएगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेम के लिए। अगर हमारे पास ए फिर से गिवन है 1 2 और बी कितना गिवन है हमारे पास, ए बी। अब हम क्या कर रहे हैं, बी क्रॉस ए लिख रहे हैं, ठीक है। बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, ये जो होगा वो मेरा क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट,
और यहाँ से मेरा क्या बनेगा, सेकेंड कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो अब जो हमारा B क्रॉस A आएगा उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो कुछ इस फॉर्म से होंगे। पहले मेरा कौन आएगा, A आएगा, फिर क्या आएगा 1, सिमिलरली A आएगा, फिर क्या आएगा 2, फिर मेरा क्या आएगा B आएगा तो 1 एंड B आएगा तो 2। इसे हम क्लोज कर देंगे। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी B क्रॉस A की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी आई, 1 2 3 4। इसका मतलब n B क्रॉस A की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि अगर A सेट की कार्डिनलिटी m है और B सेट की कार्डिनलिटी अगर n है तो A क्रॉस B या फिर B क्रॉस A की जो कार्डिनलिटी होगी, इसका मतलब इसका जो कार्डिनलिटी होगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस केस में इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी 2, इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आया 4। तो यहाँ पे हम देख भी पा रहे थे कि हमारी कार्डिनलिटी कितनी आई, 4 आई। ठीक है, अब हम ऑर्डर पेयर तो डिस्कस कर लिया है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या है, एक पेयर है जो फॉर्म किया जाता है दो एलिमेंट से, जिनको सेपरेट किया जाता है कॉमा से और उसको लिखा जाता है किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल x और y जो लिखा हुआ है यहाँ पे x और y। ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर है जहाँ पे फर्स्ट कॉम्पोनेंट मेरा क्या है x है और सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या है मेरा y है। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x हमारा क्या है, फर्स्ट कॉम्पोनेंट या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, और y मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट या फिर इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड कंपोनेंट। किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म करने का ट्राई करूँ, अगर मैं बोलूँ 4 और 5, ठीक है, और मेरे पास दिया हुआ है 6 और 7, दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है। अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट एलिमेंट का अगर मुझे एक ऑर्डर पेयर बनाना है तो इसका कौन सा है हमारा 4, इसका कौन है मेरा 6, तो इससे हम क्या बना सकते हैं 4 6। तो यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों क्या है 4 और 6 है। बट अब जब हम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे ये जो 4 है मेरा, अब ये कहलाएगा मेरा फर्स्ट एलिमेंट, और वो 6 जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, सेकेंड एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब इतने कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम इसका यूटिलाइज करते हैं क्वेश्चन करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ऑर्डर्ड पेयर पे बेस्ड है। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे a - 3 की वैल्यू कितनी है 11, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ से a मेरा कितना आ जाएगा 11 + 3। ठीक है, तो a कितना आ गया मेरा 14 आ गया। सिमिलरली जो मेरा b + 9 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा -5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो b का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा -5 - 9, तो b मेरा कितना आ गया -14। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो आंसर आया वो आंसर क्या आया है, a का वैल्यू हमारा है 14 एंड b का वैल्यू है हमारा -14। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो आपको कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। एक बार मैं क्विक ओवरव्यू करवा दूं कि सबसे पहले हमारा आया था कि सेट क्या होता है। तो सेट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स है, उस पर हम बेसिकली फोकस नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स एलिमेंट्स क्या है, उनके अंदर आएंगे, अगर सेम एलिमेंट्स है तो उनको काउंट कितना करना है 1 काउंट करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर a इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4 4 4 हो, अगर कोई हमसे पूछे कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है तो हमें ये नहीं करना है, ऐसे काउंट नहीं करना है हमें कि ये 1 ये 2 3 4 5 6, नहीं, इसकी कार्डिनलिटी 6 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सेट क्या बोलता है कि अगर एक ही एलिमेंट बार बार आएगा तो उसे हम काउंट क्या करने वाले हैं, एक काउंट करने वाले हैं। यानी कि ये सेट जो है वो वापस इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 1 2 3 एंड 4। तो अब हम इसका कार्डिनलिटी अगर देखेंगे तो कार्डिनलिटी कितना आ गया 4 आ गया। इसका मतलब कार्डिनलिटी चेक करने से पहले हमें देखना है क्या कोई एलिमेंट वापस रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो हम उस सेट को वापस लिखेंगे जहाँ पे हर एक एलिमेंट कितने बार आया होगा, एक ही बार आया होगा। ठीक है, अब
मेथड्स क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का, वो हमने अभी देख लिया। दो मेथड्स होते हैं, एक तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर मेरे पास a का वैल्यू 1 2 3 है और b मेरा कितना गिवन है, मान लेते हैं a b c है। तो पहला मेथड हम देख रहे हैं डायग्राम मेथड से। तो हमने क्या किया, एक सर्कुलर बनाया, ये हमारा a है, फिर हमने एक और बनाया, ये मेरा कौन है, b है। तो यहाँ से हमने डिसाइड किया 1 2 3 और यहाँ पे मेरा क्या है a b c। अगर मुझे a क्रॉस b निकालना है, क्या निकालना है मुझे, a क्रॉस b, तो मेरा जो डिफाइन होगा वो फ्रॉम a टू b होगा। यानी कि 1 मेरा a से भी जाएगा, 1 मेरा b के पास भी जाएगा, 1 मेरा c के पास भी जाएगा, फिर 2 मेरा a के पास भी जाएगा, 2 मेरा a के पास भी जा रहा है, यही 2 मेरा b के पास भी जा रहा है और यही 2 मेरा c के पास भी जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली यही 3 मेरा a के पास जा रहा है, यही 3 मेरा b के पास जा रहा है और यही 3 मेरा c के पास जा रहा है। ठीक है, एक तो मेथड मेरा ये हो गया रिप्रेजेंट करने का। इसी का हम अगर देखें यहाँ पे, मुझे अगर b क्रॉस a निकालना होता है, ठीक है, b क्रॉस a क्या आ रहा है, तो b क्रॉस a के लिए हमने क्या लिया था एलिमेंट, a 1 2 3 और a b c। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ता है यहाँ पे b को और यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है हमें a को। b में हमारे पास a b c था, तो b में पुट करते हैं a b c और a में था 1 2 3। तो a का पहले किससे हो जाएगा, 1 से, फिर a का 2 से, a का 3 से। इसी तरीके से b का किससे होगा, 1 से, b का किससे होगा, 2 से और b का किससे होगा, 3 से। सिमिलरली c का किससे होगा, 1 से, c का किससे होगा, 2 से और c का किससे हो जाएगा, 3 से। एक तो मेथड हमारे पास ये हो गया जिसमें हम कि डायग्राम से देख पा रहे थे कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है मेरा, कि हम सेट से इसको डिफाइन कर दें कि कैसे हो रहा। जैसे कि a मेरे पास अगर आ रहा है 1 2 3 और b हमारे पास गिवन है a b c, तो मुझे अगर a क्रॉस b लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रोस्टेड फॉर्म में। तो पहला 1, तो इसका एक लेंगे a, फिर 1 लिखना है, फिर b, फिर 1 लिखना है, फिर c। सिमिलरली 2 लिखना है तो a, 2 लिखना है तो b, फिर 2 के साथ c, फिर हमारा आ जाएगा 3, 3 के साथ a, 3 के साथ b और 3 के साथ c। अपने आंसर को चेक करने के लिए हमें एक काम करना है। वो काम क्या करना है, a के पास कार्डिनैलिटी कितनी थी, 3, b के पास कार्डिनैलिटी कितनी थी, 3, तो n a क्रॉस b के पास कार्डिनैलिटी कितनी होनी चाहिए, 3 क्रॉस 3, इसका मतलब 9। चेक करते हैं क्या हमारा 9 एलिमेंट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, हमारा आंसर कितना आ गया, 9 एलिमेंट। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। यहीं पे अगर मुझे b क्रॉस a लिखना होता तो हम ज़्यादा कुछ ना चेंज करके, अगर हम सिर्फ पोजीशन चेंज कर दें, यानी कि a को हम पहले लिख दें और 1 को अगर हम बाद में लिख दें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, b क्रॉस a का आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जब a क्रॉस b या फिर b क्रॉस a होता है तो उनका बस कंपोनेंट चेंज होता है, फर्स्ट वाला सेकंड में चला जाता है, सेकंड वाला फर्स्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप घर पे लिख सकते हो a1 b1 इस तरीके से। ठीक है, फिर c1, फिर a2 b2 c2, इस तरीके से लिखोगे तो आपका b क्रॉस a आ जाएगा। याद रखना है कि कार्डिनैलिटी जो होगी दोनों की सेम होगी, a क्रॉस b की भी कार्डिनैलिटी जो होगी वही b क्रॉस a की भी कार्डिनैलिटी होगी। क्योंकि कार्डिनैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होता है, वो ये डिसाइड नहीं करता कि ऑर्डर कितने हैं, मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वहाँ पे। ठीक है, मतलब ऑर्डर पेयर में अलग अलग हैं या नहीं है उस पर मैटर नहीं है, कितने एलिमेंट्स है वही हमारी क्या जाती है, कार्डिनैलिटी हो जाती है। अब आ रहा है हमारे पास कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, जो कि हमने पहले ही सीख लिया है। वापस से एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि अगर सेट A है और सेट B है, इसके पास अगर m एलिमेंट है, इसके पास अगर n एलिमेंट्स है, तो अगर मैं a क्रॉस b करूँगा तो इसके पास जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा, m इंटू n आएगा। ठीक है, इसी को आप अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनैलिटी of the 2 sets। ओके, अब हम आते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, जो कि हमने पहले सीख लिया है। ठीक है, पहले कहाँ पे सीखा है हमने ये सारा चीज़, अभी जस्ट
ये जो हम सीख रहे थे वो कौन सा था हमारा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक बार देखते हैं कि लिखा क्या है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी बाय एन एरो डायग्राम, यानी कि ये कौन सा डायग्राम है, एरो डायग्राम है। क्यों एरो डायग्राम है, क्योंकि हम इसको जो डिनोट करते हैं यहाँ पे क्या लगता है, एक एरो लगता है, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है ए टू बी या फिर बी टू ए, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको एरो डायग्राम बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले हम दो सर्कल बनाएंगे जो कि सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, जैसा कि फोटो में दे रखा है, ठीक है, या फिर डायग्राम में दे रखा है। अब बोल रहा है कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स इन द कोरस्पॉन्डिंग सर्कल, जिसका नाम है उसके एलिमेंट्स को उसी के अंदर लिख देना है हमें। अब हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि स्टार्ट होने चाहिए जिस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है जिसके साथ, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए एंड टर्मिनेटिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्यों सेट बी, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, मेरा ए क्रॉस बी आ रहा है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। तो एलिमेंट्स स्टार्ट का मतलब एरो स्टार्ट कहाँ से होगा, लाइन सेगमेंट का, ए से, टर्मिनेट कहाँ पे करेगा, बी पे करेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर ए का वैल्यू 1 2 3 है और बी का वैल्यू एफ जी है, देन फॉलोइंग फिगर गिव्स द एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और यहाँ पर एफ और जी है। तो 1 एक बारी किसके साथ आएगा, एफ के साथ आएगा, फिर 1 के साथ आएगा, जी के साथ। सिमिलरली 2 एफ के साथ आएगा, 2 जी के साथ आएगा, 3 एफ के साथ आएगा, 3 जी के साथ आएगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि सम थ्योरम्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है तो उसके कुछ थ्योरम्स भी होंगे, यानी कि रिजल्ट्स होंगे डायरेक्ट, जो हम अगर याद रखें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या है कि ये बोल रहा है अगर कोई भी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए बी और सी, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो यहाँ से हमें ये करना है कि अगर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जा रहा है बी यूनियन सी के साथ, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसका मतलब हम अलग अलग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, किसका, ए और बी का और ए और सी का। फिर उनका अगर हम यूनियन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करें बी और सी के इंटरसेक्शन से, तो ये भी किसके इक्वल होगा, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन का, ठीक है। सेकंड मेरा क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स उसको हम बोलते हैं जिसके अंदर मिनिमम 1 एलिमेंट्स भी हो, ठीक है, वो मेरा सेट कौन सा हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो अगर 3 हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है ए बी और सी, तो हमारे पास क्या है कि अगर मैं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं बी और सी के डिफरेंस से, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और उनके डिफरेंस से। सेट्स चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर रिवाइज कर सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट में क्या बोलता है कि अगर ए और बी हमारे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर अगर सेम है, तो इससे हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि दोनों का दोनों सेट्स ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास क्या बोला कि ए क्रॉस बी इक्वल है हमारे बी क्रॉस ए से। इसका मतलब ये कब हो सकता है, जब फर्स्ट कंपोनेंट या फिर एलिमेंट इक्वल हो जाए किसके, सेकंड कंपोनेंट या फिर एलिमेंट से, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू दोनों का दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, एक सेट मान लेते हैं। सेट हमारे पास है ए 1 1 और बी में मान क्या मान लेते हैं हम 1 1। तो यहाँ से हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये मेरा कितना आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे कार्डिनलिटी कितनी थी इसकी 2, यहाँ पे कार्डिनलिटी कितनी थी 2, गलत, कार्डिनलिटी 2 नहीं है। क्यों 2 नहीं है, क्योंकि एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये 2 ना होके क्या होगा 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कार्डिनलिटी 2 ना होके क्या होगा 1 होगा, तो 1 × 1 कितना आता है हमारा 1 आता है। तो यहाँ पे भी ये 4 नहीं होंगे, ये कितने होंगे 1 होंगे। तो ये हमारा एक कॉमन मिस्टेक है जो हम करके आते हैं। वैसे मार्क्स तो नहीं कटना चाहिए बट कट भी सकता है,
क्योंकि हो सकता है टीचर को ये पता हो कि आपने ये वाला कॉन्सेप्ट मिस कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 1। इससे हमारा क्या हो रहा है कि इसकी कार्डिनैलिटी भी कितनी आ गई 1, और मेरा A क्रॉस B भी कितना आ रहा है 1 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इसका B क्रॉस A का देखते हैं, ठीक है, तो B क्रॉस A भी मेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा। B क्रॉस A में भी कितना आएगा मेरे पास 1 1 ही आएगा। तो इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों हमारे इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि A और B ही हमारा दोनों सेट कैसा था, इक्वल सेट था, ठीक है। अब यहाँ से दो चीज़ आता है जो कंफ्यूज करता है। पहला है हमारे पास इक्वल सेट्स और दूसरा है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। दोनों में डिफरेंस क्या है समझना है। अगर A मेरे पास 1 2 3 है और B भी मेरे पास 1 2 3 है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास A हमारे पास 1 2 3 है और B मेरे पास क्या है A B C है। यहाँ पे कार्डिनैलिटी कितनी है A की 3 है, यहाँ पे कार्डिनैलिटी कितनी है B की 3 है, यहाँ पे कार्डिनैलिटी कितनी है 3 है, यहाँ पे कार्डिनैलिटी कितनी है 3 है। यानी कि जब कार्डिनैलिटी किसी भी दो सेट का इक्वल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाते हैं किसके लिए, इक्विवेलेंट सेट के लिए। इसके बाद कार्डिनैलिटी सेम होने के बाद अगर एलिमेंट्स भी उनके सेम हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, ठीक है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट कर लिए तो अब हमारे चांस है क्वेश्चन करने का, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है इस पे बेस्ड वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो बताएं क्यों फॉल्स है और उसको सही करके लिखें। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर P का वैल्यू हमारा mn है, ठीक है, और Q हमारा क्या है nm है, इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट है। तो बोल रहा है P क्रॉस Q का जो एलिमेंट्स आ रहा है वो आ रहा है mn और nm। याद करो वो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला था कि अगर P की कार्डिनैलिटी m है, Q की कार्डिनैलिटी अगर n है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कार्डिनैलिटी आएगा वो कितना आएगा, m इंटू n आएगा। यहाँ पे कार्डिनैलिटी कितनी है इसकी 2 है, यहाँ पे कार्डिनैलिटी कितनी है 2 है। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पे कार्डिनैलिटी कितनी आनी चाहिए थी 4, और यहाँ पे कार्डिनैलिटी कितना है 2 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है ये मेरा, ठीक है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये फॉल्स है हमारा। तो सही वाला स्टेटमेंट क्या आएगा, हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो P क्रॉस Q यानी कि हमारा जो P क्रॉस Q आएगा वो क्या आएगा, mn आएगा, फिर mm आएगा, फिर हमारा nn आएगा और nm आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो हो गया ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। फिर सेकंड मेरा क्या बोल रहा है कि अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो A क्रॉस B जो आएगा यहाँ पे, मतलब ये बोल रहा है कि अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो A क्रॉस B जो आ रहा है वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। उसके ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, एक्स वाई होंगे, सच दैट X बिलोंग करेगा A को और Y बिलोंग्स करेगा B को। तो ये डेफिनेटली क्या है, हमारा ट्रू है। क्या हमने पढ़ा था कि अगर A क्रॉस B है और कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई हो रहा है तो पहला वाला जो होगा वो किसको बिलोंग करता है, पहले वाले को, दूसरा वाला किसको बिलोंग करेगा, दूसरे सेट को। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बोल रहा है कि X किसको बिलोंग कर रहा है, A को, Y किसको बिलोंग कर रहा है, B को। तो ये सही है हमारा। तीसरा क्या बोल रहा है कि अगर A हमारे पास 1 2 है, B हमारे पास क्या है 3 4 है, ठीक है। तो मुझे बोल रहा है कि A का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम अगर B और फाई के इंटरसेक्शन से करें तो फाई आना चाहिए। देखते हैं क्या आएगा। हमारे पास A जो गिवन है वो कितना गिवन है, 1 2 गिवन है। फिर हमारा जो B गिवन है वो कितना गिवन है, हमारे पास 3 4 गिवन है, ठीक है। तो B और फाई का इंटरसेक्शन क्या आ सकता है, एक के पास एलिमेंट है 3 4, एक के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। मान के चलो कि मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, तो हम दोनों के पास कॉमन क्या है, 1 भी रुपया कॉमन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो आएगा ये भी कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब हम A क्रॉस
बी इंटरसेक्शन फाई कर रहे थे वो हमारा रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाई। अगर मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं जीरो हूँ, अगर जीरो का मल्टीप्लाई मैं किसी और से करवाऊंगा तो वो भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ए और फाई का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी कितना आएगा मेरा, फाई हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ क्या है, वो फाई दिया है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट मेरा कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से है जहाँ पे ए का वैल्यू गिवन है -1 और 1, मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है मुझे ए से। तो सॉल्व करते हैं, पहले हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, ठीक है। हमें पता है कि अगर ए मेरे पास -1 और 1 है, सिमिलरली ए मेरे पास -1 और 1 है, तो कार्टेशियन में क्या करेंगे, एक बार इसका पेयर इससे फिर इससे, तो -1 1 -1 ठीक है। फिर मेरा क्या आ जाएगा, 1 -1 1 और 1 -1 1 -1 एंड 1 1, तो कार्डिनलिटी कितनी आ गई मेरी, 4 आ गई। ये सही भी है क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2, इट मीन्स इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी होनी चाहिए 2 × 2 = 4, और 4 इसकी कार्डिनलिटी है। बट हमें क्या ये सिर्फ निकालना था, नहीं, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फिर से ए क्रॉस ए जो भी आया उसको हम ए से कर देंगे। इसका मतलब ये जो सेट है उसके साथ एक और आएगा, वो कौन सा आएगा, -1 और 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, -1 1 -1 -1 1 1, फिर -1 -1 -1, फिर -1 एंड ये 1, फिर 1 -1 -1 फिर लास्ट में मेरा क्या आ जाएगा, 1 1 -1 एंड 1 1 1। इसको वेरीफाई में हम ऐसे कर सकते हैं कि मेरे पास ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स थे, 4 थे, यानी कि कार्डिनलिटी 4 थी। ए की कार्डिनलिटी कितनी गिवन है, 2। इसका मतलब ए क्रॉस ए की जो कार्डिनलिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए, 4 × 2 यानी कि 8। अब एक बार काउंट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट आया उसमें एलिमेंट्स हैं कितने। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट्स आ गए हैं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी दो सेट्स हैं जहाँ पे ए की कार्डिनलिटी हमारे पास गिवन है 3 और बी की कार्डिनलिटी गिवन है हमारे पास 2। अब बोला है कि x1 y2 z1 जो है वो a क्रॉस b है, यानी कि a क्रॉस b का जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है x1 y2 और z1 गिवन है। अभी कुछ देर पहले हमने सीखा था कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है और ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये तीनों के तीनों किसको बिलोंग करेंगे, ए को बिलोंग करेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये मेरा सेकंड कंपोनेंट है, ये मेरा सेकंड कंपोनेंट है और ये मेरा सेकंड कंपोनेंट है, ये तीनों के तीनों किसको बिलोंग करेंगे, बी को। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ए और बी का अलग अलग एलिमेंट्स निकालना है। तो ढंग से देखो, ए मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से, पहला x, फिर y, फिर z। बी मेरा क्या आ जा रहा है 1 2 1। इसको 3 नहीं लिखना है, क्यों, मतलब 3 इसकी कार्डिनलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि 1 और 1 दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 1 और 2 लिख देंगे। अब चेक करो यहाँ पे, ठीक है, ए के पास कितने एलिमेंट थे 3, बी के पास कितने हैं 2, तो यहाँ पे पूरा हमारा पेयर बन चुका है, ठीक है, डन। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है 3, हमने सेटिस्फाई कर दिया, 3 है, कौन कौन सा है, x y z है। बी की कार्डिनलिटी कितनी गिवन थी 2, वो भी 2 आ गई, 1 और 2, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोलना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए से 9 एलिमेंट है उसके पास। इसका मतलब कि अगर ए का ए से हुआ है तो मुझे पता है कि अगर ए के पास m एलिमेंट है और ए के पास m एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए के पास जो कार्डिनलिटी होगी वो कितनी होगी, m × m होगा। यानी कि m × m का मतलब क्या है, m² है, और m² की वैल्यू कितनी गिवन है 9।
हमें पता है कि कार्डिनैलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए m की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 3। यानी कि a के पास कितने एलिमेंट्स होंगे 1 2 3। अब हम यहीं से डेटा को फिल करते हैं और तीनों कैसे कैसे एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि अगर एलिमेंट सेम होते तो उनकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहला कौन सा मेरे पास दे रखा है -1, मुझे पता है ये भी a का होगा और ये भी a का होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ही a और a का हो रहा है। तो मुझे मिल गया -1 और मुझे मिल गया 0, ठीक है। और तीसरा कौन सा मिल गया मुझे, 1 मिल गया। इसका मतलब मेरे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स आए वो क्या आए हैं, -1 0 और 1। यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि a का जो एलिमेंट्स है, यानी कि सेट a का जो एलिमेंट्स है वो क्या है, -1 0 1 है। इसके बाद हमको क्या करना है, a क्रॉस a निकालना है, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। a क्रॉस a के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, -1 0 1 पेयर फॉर्म करना हम स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब -1 -1 -1 -1 0 -1 1, सिमिलरली 0 -1 0 0 0 1, फिर 1 -1 1 0 1 1, ठीक है। ये हो गया मेरा। फिर मेरे पास क्या गिवन है, a की वैल्यू 1 2, b की वैल्यू 1 2 3 4 और c का वैल्यू क्या है मेरे पास 5 6 है और d मेरे पास 5 6 7 8 है। मुझे वेरीफाई करना है कि a का जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया b और c के इंटरसेक्शन से, तो ये किसके इक्वल आ रहा है मेरा, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट और a और c के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं b इंटरसेक्शन c क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है b एंड c में जो भी कॉमन है उसे लिख देंगे हम। इसका मतलब b मेरा क्या था गिवन, b मेरे पास गिवन है 1 2 3 4 और c क्या है मेरे पास 5 और 6 है, ठीक है। तो b इंटरसेक्शन c, क्या b और c में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर b इंटरसेक्शन c 5 आया है तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट a से भी करूँगा तो इधर पे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा और इसका भी आंसर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि a क्रॉस b और a क्रॉस c दोनों अलग अलग आएंगे, तो इसका भी जो इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। अब बोल रहा क्या a क्रॉस c जो है वो सबसेट है b क्रॉस d का, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी। a क्रॉस c का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, a का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 और c हमारे पास क्या गिवन है 5 6। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है 2, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है 2, तो a और c में जो आएंगे वो कितने आएंगे 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो पहला मेरा क्या हो जाएगा 1 5 1 6 2 5 2 6, ये मेरा आ गया a क्रॉस c। अब हमें निकालना है यहाँ पे b और d का कार्टेशियन प्रोडक्ट। b मेरा 1 2 3 4 है, d मेरा 5 6 7 8 है, यानी कि ये 4 है, ये भी 4 है, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे 16 आएंगे, ठीक है। तो फॉर्म करते हैं एक बारी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 5, इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं 1 5 है तो 1 6 भी आएगा ही आएगा, ठीक है, 1 का 6 के साथ। फिर 2 5 है तो 2 है तो 5 आएगा ही आएगा, 2 है तो 6 आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इसमें आ ही जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है a क्रॉस c इसका सबसेट है। इसी के साथ हम अपने इस रिलेशन फंक्शन के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक हमने ये जो कवर किया है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्ड पेयर पे था। आने वाले वीडियो में हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो सीरीज़ होने वाला है वो 3 पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट हमने कवर कर लिया जहाँ पे हमने सीखा कि सेट क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या थे, ऑर्डर्ड पेयर क्या थे, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे रिलेशन क्या है, फिर फंक्शन क्या है। टिल देन गुड बाय।